हाँ भी दोस्तों, वॉइस ऑफ ईस्ट पंजाब ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं ਹਾਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਫਿਗਰ, ਵੈਲ ਨੋਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੌਇਸ ਆਫ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ईरान के उत्ते जिहड़ा पिछले दिनों के यानी 28 फरवरी नूं जिहड़ा अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंटली एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत हमला किया और उसनूं जिहड़ा हैगा ऑपरेशन शील्ड ऑफ यूडा ये नाम दिता हैगा, ते जिहदे विच 24 ईरान के 24 सूबियां नूं ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਈਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 यानी 160 बच्चियां 160 जो बच्चियां है वो मारी गई हैं। तो इस तो पहला भी उन्होंने 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, इस तरह 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ दो हमले पहला भी ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। एक बारी 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 दिन ਦਾ, 25 ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा टाइम उन्होंने अटैक ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। बहाना ये बना रहे ने कि उन्हों ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ खतरा है। ਕੀ कहना चाहोगे? देखिए, ये जो अभी हाल का हमला है, इसको फौरी तौर पर इसका कारण माना जा रहा है कि जिस तरीके से एप्स्टीन जी की फाइलें बाहर आई हैं और उसमें डोनाल्ड ट्रंप छोटी बच्चियों के साथ उनको मॉलेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ माहौल बन रहा है, उसकी तरफ से ध्यान बटाने के लिए अभी ये कार्रवाई की जा रही है। और इससे पहले जो एप्स्टीन था खुद वो ज़ायोनिस्ट था और उसने जानबूझकर इस तरह का जाल बिछाया कि दुनिया भर के नेताओं को बुला करके वो सेक्स फैंटेसीज पूरी करने का एक लालच देता था, अपनी यॉट पर और अपने आइलैंड पर बुलाता था और वहां हर जगह कैमरे फिट किए हुए थे उसने। और इस तरीके से उसने दुनिया भर के नेताओं को और इन्फ्लुएंशियल लोगों को ब्लैकमेलिंग करने का एक बहुत बड़ा एक रैकेट चलाता था वो, और उसके द्वारा वो दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया की पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चलाता था जी। तो उसमें भारत के भी हरदीप पुरी और मोदी का नाम आया है और यही वजह है कि ये जो हमला हुआ है उसके बाद भारत की पूरी जैसे विदेश नीति को पैरालिसिस हो गया है। कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका की मुट्ठी में भारत की गर्दन है और मोदी की गर्दन है और मोदी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एप्स्टीन फाइल का भूत अपने से मुक्ति पाने के लिए दुनिया के जो ये बदमाश नेता हैं उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की है इस वक्त। नहीं, कुछ स्रोतों से ये बात भी आ रही है कि उनका जो इस मतलब साउथ एशिया में जो अमेरिका एक गलबा प्राप्त करना चाहता है, उसमें भी उसकी स्टेट के हेड थे वो उसके सामने सरेंडर नहीं कर रहे थे। वो रजीम चेंज की बात करता था कि उस वहाँ ईरान में अपनी कोई कठपुतली सरकार बना ली जाए, जैसे हर जगह वो कोशिश करता है, जैसे वेनेजुएला में किया, अफगानिस्तान में किया, तो बहुत सी जगह ऐसी बात चलती है। इसके बारे में क्या कहें? ये बिल्कुल ठीक बात है कि अमेरिका के इस तरह के डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई होकर के बाहर आ चुके हैं, जिसमें यूएसएड के माध्यम से कई देशों में फर्जी बगावत भड़काई जाती है
और ऐसा आभास दिया जाता है कि जैसे ये कोई पीपल्स रेजिस्टेंस है, लोगों की बगावत है, लेकिन असल में वो अमेरिकी पैसों से होने वाला एक आंदोलन होता है। भारत का जो जेपी मूवमेंट जिसको कहा जाता है, वो भी उसी तरीके का था, उसमें भी सीआईए का पैसा आया था, क्योंकि सन 71 में जब बांग्लादेश की कार्रवाई की गई थी भारत के द्वारा, और उसमें निक्सन ने बहुत कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान का साथ दे, लेकिन रशिया की मदद से और हमारी जो इंडिया की उस समय की लीडरशिप थी उसकी वजह से हम अमेरिका के सामने नहीं झुके। और अमेरिका को ये लगा कि भारत जिस तरीके से उससे भी पहले से नॉन अलाइंड मूवमेंट के द्वारा दुनिया में अमेरिका और रशियन खेमों से अलग एक नॉन अलाइंड एक पावर उसने खड़ी कर दी थी कि हम किसी भी खेमे की तरफ नहीं है, उसकी वजह से ये जो अमेरिका की चौधराहट थी उसको चैलेंज वो हो गया था। तो अमेरिका हमेशा से ये चाहता था कि भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए, तो भारत में भी पैसा आया था, और वो बात बाद में खुल भी गई कि सीआईए का पैसा आया था उसमें। और वो आंदोलन असल में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू भी नहीं किया गया था, वो शुरू किया गया था आरएसएस के द्वारा। क्योंकि उससे पहले इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया था और देश में इनका राजाओं का प्रिवी पर्स बंद कर दिया था। और वो सारे राजा आरएसएस के फंडर थे, तो आरएसएस नाराज था, उधर अमेरिका नाराज था, तो आरएसएस को पैसा आया और उन्होंने जयप्रकाश नारायण को इस्तेमाल किया। जी, ये आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने शुरू नहीं किया था, यह आंदोलन नवनिर्माण आंदोलन के नाम से गुजरात में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? आरएसएस ने। ओके, आरएसएस ने शुरू किया था। और क्योंकि आरएसएस की इज्जत नहीं थी, आरएसएस को लोग मानते थे कि ये गांधी जी के हत्यारे लोग हैं, तो उन्होंने एक गांधीयन को ढूंढा। जैसे अभी हाल ही के ही वर्षों में आरएसएस ने अन्ना हजारे को ढूंढा। अन्ना हजारे वाला आंदोलन भी उसी तरीके का था। इसी तरीके से आप देखते हैं कि दुनिया भर में, चाहे वो श्रीलंका में हुआ हो, चाहे वो नेपाल में हुआ हो, चाहे वो बांग्लादेश में हुआ हो, उसके पीछे अमेरिकी पैसा रहता है, अमेरिकी इन्फ्लुएंस रहता है। इसी तरीके से सीरिया में कर्नल गद्दाफी को जो हटाया गया वो अमेरिकी पैसे से हुआ। तो अमेरिका दुनिया भर में, और उससे भी पहले बहुत सारे जो तख्ता पलट हुए हैं जिसको कू बोलते हैं, अमेरिका के पैसे से, चाहे वो साउथ एशिया के देश हों और चाहे वो साउथ अमेरिका के देश हों, वहां अमेरिकी पैसे से अपनी मनपसंद सरकारें बनाना, लोकप्रिय राष्ट्रपतियों या प्रधानमंत्रियों की हत्या कर देना, जो अमेरिकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बीच में आए उनको मरवा देना, स्टेट हेड्स को। ये काम सीआईए बहुत लंबे समय से कर रहा है। तो अभी हाल के वर्षों में ईरान में जो आंदोलन जिस तरीके का खड़ा हुआ, उसमें अमेरिकी हाथ था। और अमेरिका, ट्रंप बराबर कह रहा था कि अगर आप इनको कुछ लेंगे तो हम आ जाएंगे और हमारी फौज आ जाएगी। अरे भाई, तुमको क्या लेना देना है किसी देश के अंदर चलने वाले आंदोलन से? तुम अपने देश में जब आंदोलन होता है, तुम आंदोलनकारियों को गोली मार देते हो, जेल में डाल देते हो, और दूसरे देश में तुम डेमोक्रेसी को स्थापित करने का ढोंग कर रहे हो। तो अमेरिका ये कर रहा था, और उसी बहाने से वो उसने आने की बात कही है। लेकिन अगर वो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए आया ईरान में, तो छोटी बच्चियों के स्कूल पर मिसाइल क्यों दागी? 160 बच्चियां उसमें मर गई हैं। ये डेमोक्रेसी की स्थापना होती है क्या? देखिए, इसमें एक और फैक्टर पे बात करना चाहूंगा मैं। जब भी कहीं, जैसे पहले फलस्तीन का मसला हैगा, गाजा पे इजराइल ने हमला किया, यूएनओ में उसका बहुत सा विरोध हुआ, अपोजिशन हुई। तो यहां भी ये मसला है, इसमें भी बहुत से लोग हैं, बहुत से कंट्री हैं जो इसको
मतलब इसको अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन यूएनओ की जो स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलरली उसकी जो मतलब सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें 15 जड़े है मेंबर हैं, लेकिन उसमें 5 को वीटो पावर है। तो ये कौन सी पंचायत है, ये कौन सी दुनिया की पंचायत है कि जितना मर्जी कोई गलत काम हुआ हो, उसका अगर उसके साथ एक भी व्यक्ति उसका विरोध होता है तो उसके खिलाफ एक भी कंट्री वीटो कर देता है तो वो डिसीजन लागू नहीं होता। तो जो ऐसे धाड़वी हैं, जैसे इजराइल कर रहा था, अब अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर कर रहे हैं। जैसे पहले भी आपने वो देखा होगा, इराक की जंग में बायोलॉजिकल वेपन्स की बात कहेगी कि ये इनके पास है, इराक के पास बायोलॉजिकल वेपन है, और इंग्लैंड ने भी उसका साथ दिया अमेरिका का। तो मतलब अब ये परमाणु कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है कि परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं, और यूएनओ एक मूक स्पेक्टेटर की तरह थोड़े बहुत रेजोल्यूशन पाते हैं, बस इतना काम है। देखिए, नहीं, यूएनओ में कमियां हैं, जैसे आपने बताया कि वीटो कर देते हैं, इसलिए वो फुली डेमोक्रेटिक नहीं है। लेकिन जैसा भी था, यूएन का एक रोल था। लेकिन अभी हाल में ही ट्रंप ने और इजराइल ने यूएन को बिल्कुल मानने से मना कर दिया। यहां तक कि यूएन के कॉन्वॉयज पर इजरायली सेना ने हमले किए। अभी जब गाजा में हमला हुआ है तो उस समय यूएन ने हमले किए। तो ये, और ट्रंप ने जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उन सब से फंडिंग विड्रॉ कर ली, उनको डिसोन कर दिया, उनको मानने से इनकार कर दिया। तो ट्रंप तो अब दुनिया की जो एक अंतर्राष्ट्रीयवाद था कि भाई हम दुनिया में किसी देश पर हमला नहीं करेंगे, हम किसी की संप्रभुता को वायलेट नहीं करेंगे, किसी देश पर कब्जा नहीं करेंगे। अब ट्रंप तो किसी चीज को मान ही नहीं रहा है। कभी कहता है ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लूंगा, कनाडा को अपने में मिला लूंगा, वेनेजुएला को के राष्ट्रपति को उठा के ले गया घर से। तो ट्रंप तो एक अंतर्राष्ट्रीय गुंडा आतंकवादी के रूप तरह से काम कर रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इराक में ये लोग घुसे, एक चुने हुए एक राष्ट्रपति को फांसी पे लटका दिया उस देश की, और बाद में इंग्लैंड की संसद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया कि यह बात सच है कि हमें मालूम था कि वहां कोई केमिकल वेपन नहीं है, हमने झूठ बोला था। एक्सेप्ट किया उसने। तो ये लोग वॉर क्रिमिनल्स हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं, इसलिए ये अभी भी वही सब कर रहे हैं। ये जो इस वक्त कर रहे हैं, जिस तरीके से गजा में बच्चों को मारा गया है, वो वॉर क्राइम्स हैं, भयानक वॉर क्राइम्स हैं, जिसके लिए मुकदमा चलना चाहिए नेतन्याहू पर, और ट्रंप उसका जो सपोर्ट किया है उस पर भी मुकदमा चलना चाहिए। इतने बड़ी तादाद में बच्चों की हत्या हुई है। तो ये लोग उसी क्राइम को अपने फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन इस समय अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे हैं कि इनको रोकने वाला अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो अब नॉन अलाइंड मूवमेंट बचा है, ना कोई ऐसी फोर्स बची है, यूएसएसआर बचा है, चाइना भी खुल के अभी सामने नहीं आ रहा है। हालांकि अगर वॉर एस्केलेट हुई तो चाइना का हस्तक्षेप हो सकता है, और वो फिर पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को चेंज कर सकता है, और वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकती है। लेकिन चाइना की जहां तक अब तक की प्रैक्टिस रही है, वो एक बनिए की तरह वो बिहेव कर रहा है। उसका फर्स्ट पर्पस है जो बिजनेस पे कंसंट्रेट कर रहा है अब तक। नहीं, चाइना ने अभी पिछले दिनों जब भारत ने एक तरीके से वहां ऑपरेशन किया पाकिस्तान में,
उस वक्त भी चाइना ने हस्तक्षेप किया था और पाकिस्तान की मदद की थी। भले ही उसके पीछे ये रहा हो कि उसके जो हथियार हैं उनकी श्रेष्ठता एक बार सिद्ध हो जाएगी तो दुनिया में उसके हथियार बिकेंगे, और जो उसका अलार्म सिस्टम है और पूरा ट्रैकिंग सिस्टम है वो तो उसमें भी तो वाणिज्य की बात ही है ना। इसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूँ कि सीधी कन्फ्रंटेशन, जैसे अमेरिका सीधी कन्फ्रंटेशन में आता है ना, इजराइल आता है, इवन रशिया भी आता है, और ये सीधी कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करके इनडायरेक्ट वे से और उसमें फोक्स में अपना बिजनेस रखता है। हाँ, अभी भी ईरान को चाइना मदद दे रहा है और उसकी यही वजह है कि वो इतने दिन तक टिक गया है और इतने 9 देशों पर उसने हमला किया है। तो चाइना अभी भी मदद दे रहा है, और अगर अमेरिका ने गुस्से में आकर ये जानकर कि चाइना मदद कर रहा है, चाइना की तरफ अगर जरा भी कोई दुस्साहस किया तो फिर चाइना भी जवाब देगा उसका। एक तो इसके जैसे आपने कहा है कि चलो चाइना की सपोर्ट से सही, लेकिन वो इनका पहले भी ऐलान था कि अगर हमारे पर हमला किया गया तो हम जो उनके नेबरिंग मतलब मिलिट्री पोजीशंस हैं यूएसए की, उसको टारगेट करेंगे। उन्होंने किया है और इफेक्टिवली किया है। ये भी एक मतलब बात सच है। जैसे उनको ऐसा लगता था अमेरिका को कि हमारा एक इन्वेजन होगा तो वो ईरान झेल नहीं पाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वैसा हुआ नहीं है जी। तो ये जैसे आप मेंशन कर रहे हैं कि वो टिका हुआ है, तो इससे अगर ये देर होती है, इसमें थोड़ा प्रलॉन्ग होता है ये जंग है जो, तो आप वर्ल्ड इकोनॉमी है जो, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या देख रहे हैं? क्या उसका इम्पैक्ट कोई लॉन्ग रनिंग क्राइसिस भी हो सकता है? हाँ, तो इसमें अभी जो तेल के प्राइसेस हैं वो तेजी से बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट जब भी डिस्टर्ब होता है तो तेल का संकट दुनिया के सामने आने लगता है, और उसकी वजह से क्योंकि तेल हमारे सारे एक्टिविटीज का एक बैकबोन है, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, हर चीज तेल पर ही चलती है, तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं संकट में पड़ेगी, लोगों के जीवन स्तर में कटौती करनी पड़ेगी, तो इसका असर दुनिया भर पे पड़ने वाला है। और उसको मिटिगेट करने के लिए जो ताकतवर देश हैं वो नए वॉर शुरू कर सकते हैं, नए एरियाज पर कब्जा करने की। तो पर्यावरण पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जी, पर्यावरण पर भी देखिए, जब भी इस तरीके के बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाया जाता है कि नए इलाके पर माइनिंग शुरू करो, नए इलाके में बिजनेस शुरू करो, नए इलाके पर कब्जा करो, तो उसका सीधा सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है। वहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी आजीविका, उनके संस्कृति, उनके रहन सहन, हर चीज पर पड़ता है। तो दुनिया भर में आने वाले वक्त में और एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, उथल पुथल होगी। कोई भी युद्ध दुनिया में शांति, स्थिरता या खुशी नहीं लाता है, वो हमेशा अस्थिरता, जिंदगी में तकलीफें लेकर आएगा। तो ये जो युद्ध हुआ है ये बेसिकली कुछ वो जो सेक्स क्रिमिनल हैं, छोटी बच्चियों के बलात्कारी हैं, उनके द्वारा अपनी जनता के आंखों में धूल झोंककर उस तरफ से ध्यान बटाने के लिए किया गया बेमतलब का युद्ध है, बेजरूरत। और आने वाले समय में जैसे ये किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, कोई भी यंग है जब उनमें सभी फोर्सें इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्या ये यंग किसी परमाणु जंग का रूप भी ले सकती है? हाँ, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के पास भी परमाणु हथियार है और डेस्परेशन में वो आखिरी रिसॉर्ट के रूप में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। और ये बहुत संभव है कि या अमेरिका भी कर सकता है। अगर अमेरिका के ऊपर हमले और खतरनाक हो गए
ईरान की तरफ से, तो अमेरिका भी कर सकता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की कमान एक रोगी ट्रंप जो है वो एक साइकोपैथ है और उसके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। तो बहुत संभव है कि लाखों करोड़ों लोगों की मौत भी हो जाए। अच्छा, वैसे आपने एक पासिंग रिमार्क्स में मतलब मोदी की पॉलिसी का जिक्र किया है, उसको पैरालिसिस या अधरंग टर्म भी यूज किया, पंजाबी में अधरंग कहते हैं उसको। तो इसके बारे में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसके बारे में थोड़ा अपने देखिए, अभी हाल ही में एक घटना हुई है कि ईरान का एक शिप इंडिया के बुलावे पर आया था सैन्य युद्ध अभ्यास के लिए, और विशाखापट्टनम आया। भारत की राष्ट्रपति वहां गई थी और उसने भारत के साथ ज्वाइंट प्रोग्राम्स किए। वहां के जो जल सेना अध्यक्ष है वो भी भारत आए थे, भारत के अधिकारी उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीतें हुई। और वो वहां से जब भारत से वापस जा रहा था तो भारत की ही जल क्षेत्र में उसको मार डाला, टॉर्पीडो से डुबो डाला अमेरिका ने, और उसके ऊपर भारत ने एक शब्द नहीं बोला है। तो इसको पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं और डर कहते हैं कि आज भारत की सरकार इतना डरी हुई है अमेरिका से, मोदी डरे हुए हैं ट्रंप से, कि एक शब्द नहीं बोल पाए कि ये हमारा मेहमान था, हमारे कहने से यहां आया था ये जहाज, आप इसको कैसे मार सकते हैं। ये तो हम भारत की एक तरह से बेइज्जती हुई है और उस पर भी मोदी कुछ नहीं बोले हैं। इसके अलावा मोदी ने अभी हाल ही में, ये जंग शुरू होने से एक दिन पहले वो इजराइल गए थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। अब तक भारत की पोजीशन थी कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने कहा हम इजराइल के साथ हैं, और उन्होंने गजा का नाम तक नहीं लिया। इतने बच्चे मारे गए और गजा का नाम नहीं लिया भारत के प्रधानमंत्री ने। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि कैसे मोदी की गर्दन फंसी हुई है एप्स्टीन में, और मोदी डरे हुए हैं कि ट्रंप मेरे राज फाश कर देगा तो भारत में मेरी कुर्सी चली जाएगी। उस डर से वो ट्रंप के बिल्कुल एक तरीके से बंधुआ मजदूर की तरह बिहेव कर रहे हैं। जो ट्रंप कह रहा है वही मोदी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम इजराइल का समर्थन करो तो वो कर रहे हैं, वो कह रहा है कि ईरान के मसले पर चुप रहो तो वो चुप है, हमारा समर्थन करो चुप रहो तो मोदी चुप है। तो भारत की जो विदेश नीति है और स्थिति है वो इस समय पूरी तरीके से अमेरिका की ट्रंप की मुट्ठी में है। ये बहुत ही अपमानजनक और डरावनी हालत है। अच्छा, एक पॉइंट और है कि जैसे ट्रंप जिस तरह का बिहेव कर रहा है और इसी तरह मोदी जिस तरह का बिहेव कर रहा है, इनको कुछ हल्के कुछ सोर्सेज है वो फासिस्ट की तुलना करते हैं, इनकी फासिस्टों के साथ तुलना करते हैं, हिटलर, मुसोलिनी। लेकिन ये एक दूसरी तरफ ये इन्होंने डेमोक्रेसी का पर्दा भी अपने ऊपर डाला हुआ है। यानी वो ऐसे भी कहते हैं कि हम इलेक्टेड हैं, हमें लोगों ने फतवा दिया है इस चेयर पर बैठने के लिए, तो हम फासिस्ट नहीं हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि नई किस्म नहीं आ गई है ये मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को रद्द भी नहीं करते और प्रैक्टिकली जो बिहेव करते हैं वो फासिस्टों वाला, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो इस वक्त भारत की जो सत्ता है वो फांसीवादियों से भी ज्यादा बुरी है। फांसीवाद का भी सबसे भयानक रूप है। इतना तो फांसीवाद भी खतरनाक नहीं था जितना इस समय भारत की सत्ता चल रही है। और इसका खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कोर्ट होता है, जिसमें ह्यूमन राइट कमीशन होता है, जिसमें सेना होती है, जिसमें संसद होती है, गवर्नमेंट है,
उन सबको खत्म कर दिया है। आज संसद में ना तो विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाता है, एक एक दिन में 20-20 कानून बिना संसद में चर्चा किए पास कर दिए जाते हैं धोखाधड़ी से। विरोध में उठने वाली आवाजों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो संसद का कोई मतलब नहीं बचा है। इसके अलावा आप देखिए कि जो भारत का चुनाव है, आपने कहा कि वो चुनकर आए हैं। आज भारत का जो चुनाव आयोग है उसकी गुंडागर्दी, उसकी बदमाशी, उसका भ्रष्टाचार, झूठ बिल्कुल खुलेआम पर्दाफाश हो चुका है कि बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव आयोग क्राइम कर रहा है। लगातार लाखों विरोधी वोटों को काट दे रहा है, फर्जी वोटर जोड़ दे रहा है। 5 बजे के बाद जब पोलिंग बंद होने के बाद फिर फर्जी वोट जोड़ दे रहा है और बीजेपी को जिता दे रहा है। तो अब भारत में चुनावों का कोई मतलब नहीं बचा है। तो इलेक्शन बिल्कुल फर्जी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार के हुक्म से काम कर रहा है। आज सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक जेल में पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट सरकार से कह रहा है कि आप प्लीज कंसीडर रिलीजिंग हिम फ्रॉम जेल। आप थोड़ा विचार कर लो इसको जेल से छोड़ने का। अरे तुम सुप्रीम कोर्ट हो, तुम ऑर्डर दे सकते हो कि इनको छोड़ो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो थोड़ा विचार कर ले इनको छोड़ने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की दयनीय हालत दिखाता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं किस तरीके से उमर खालिद को जमानत नहीं दी जा रही है, किस तरीके से कश्मीरी नौजवान जेलों में बंद हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड के नौजवान आदिवासी और एक्टिविस्ट जेलों में बंद है, नक्सल के नाम पर बिहार की जेलों में लोग बंद हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद हैं। सारे देश में 30,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, उनको जमानत नहीं दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की हालत आप देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा कि पैसा वापस करो या पैसा सरकार, जो बीजेपी को पैसा मिला है वो पैसा वापस जमा करो, ट्रेजरी में जमा करो। तो पैसा भ्रष्टाचार से कमाया है, लेकिन ठीक है उसका इस्तेमाल कर लो। या फिर चलो ये तो एक बात है, आप जो बीजेपी के बारे में कर रहे हैं ये एक मतलब किस्म है, हिंदुस्तान में ये बैठे हैं। लेकिन पंजाबी में एक कहावत है, प्रवर्ब है कि लंडे नू खुंडा 100 को तो मिलता है। मतलब जो विलन होते हैं वो दूर दूर से भी इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपको ऐसे नहीं लग रहा कि वर्ल्ड में जो नेतन्याहू है इजराइल का, उधर ट्रंप है अमेरिका का, इंडिया का मोदी है, ये सभी राइटिस्ट वर्ल्ड लेवल पे एक इस किस्म का क्लिक बना लिया है जिससे आम जो कंट्री हैं उसको जिसको मर्जी दबा दो, जिसको मर्जी उस पर हमला कर दो, कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी तरफ एक आयरनी ऑफ सिचुएशन ये भी है कि यहां जहां लोगों ने क्रांति की थी वहां भी जो तानाशाह बने बैठे हैं, वो या रशिया का पुतिन है, या चाइना का है, या कोरिया का है, यानी मतलब वियतनाम, जो भी 14 कंट्री थे, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सोशलिस्ट कंट्रीज। तो लेकिन स्थिति क्या है, वहां भी डिक्टेटरशिप है। तो डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या देखती हैं इसी हालत में? देखिए, डेमोक्रेसी, जहां तक सोशलिस्ट कंट्रीज में लोग चिल्लाते हैं कि सोशलिज्म में डेमोक्रेसी नहीं बचती, अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र नहीं बचता, एक चीज समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब शोषक के लिए अलग हो सकता है, शोषित के लिए अलग हो सकता है। अगर हम ये कहें कि हम शोषक को भी उतनी ही आजादी देंगे जितना शोषित के पास है, यानी शोषित के पास आजादी है कि उसका शोषण किया जा सके और शोषक के पास आजादी है कि वो शोषण कर सके, तो इसको डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब है कि शोषक को कंट्रोल किया जाए
कि आप शोषण नहीं कर सकते और शोषित की मदद की जाए जी। कि आपका शोषण नहीं हो सकता, हम आपके पक्ष में हैं। तो दुनिया भर में ये एक राइट विंग का प्रचार है कि सोशलिस्ट कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं बचती है। वो ये कहना चाहते हैं कि हमको मुनाफा कमाने दो, हमको फ्री बिजनेस करने दो, फ्री बिजनेस के नाम पर हम लोगों के प्रॉफिट कमाएंगे, संसाधनों पर कब्जा करेंगे, कम मजदूरी देंगे, हमें ये आजादी दे दो। और अगर नहीं दोगे तो हम कहेंगे कि यहां तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो सोशलिस्ट कंट्रीज में इन्हीं चीजों पर तो कंट्रोल किया गया था। लेकिन मैं अब की पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे रशिया की एग्जांपल अगर ले लें तो 25-25 साल से कोई एक प्रेसिडेंट के और राष्ट्रपति के ओहदे पर टिका हुआ है, कोई दूसरे की कोई जगह नहीं। कोरिया की सेम पोजीशन है, चाइना का भी मतलब वन और द अदर वे वो सेम ही पोजीशन है। मैं उस प्रसंग से बात कर रहा हूँ कि ये टोटलिटेरियन स्टेट्स नहीं हो मतलब पैदा हो गई। देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि ठीक है इन देशों की जिनका आपने नाम लिया है, लेकिन अगर यहाँ पर ये लोग नहीं होते तो आज ये जगह भी अमेरिका की मुट्ठी में होते। चाहे रशिया हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, ये सब मुट्ठी में होते अमेरिका का। तो अमेरिकन पूंजीवादी जो एक पूरा सिस्टम है, एक मशीन है, वो पूरी दुनिया को अपना प्रॉफिट का बाजार में कन्वर्ट करना चाहता है, जहां से वो प्रॉफिट कमा सके, जहां के लोगों को वो एक्सप्लॉइट कर सके। तो उन लोगों को रोका हुआ है, चाहे रशिया हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, जिनको आज डिक्टेटर कहा जा रहा है, क्यूबा पर और सब पर यही इल्जाम लगता है कि जो अमेरिका के चंगुल में नहीं है वो सब डिक्टेटर हैं, वो सब वहां पर लोकतंत्र नहीं है। आप मानते हैं अभी वो डिक्टेटर नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो डिसाइड वहां के लोग करेंगे। लेकिन ये सच है कि जिन्हें डिक्टेटर कहा जा रहा है उन्होंने अमेरिकी पूंजीवाद को और अमेरिकी जो एक्सपेंशनिज्म है, विस्तारवाद है, उसको रोका है। तो चलिए फिर वापस आते हैं, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि ओवरऑल जब अमेरिका उस पर हमला करता है तो वर्ल्ड ओपिनियन उतनी इफेक्टिवली जो है उसके खिलाफ नहीं होती जितनी होनी चाहिए। मतलब कोई अपनी कैलकुलेशंस हैं, तो फिर भी स्टिल दे आर फाइटिंग अगेंस्ट यूएसए एंड इजराइल, जो क्लिक बना हुआ है। तो आप ऐसी स्थिति में ईरान का क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए अभी तो बहुत मुश्किल है कुछ भी सर्टेनली कहना कि ये सर्टेन है कि ऐसा हो जाएगा। अभी स्थिति बहुत डायनामिक है, बहुत वॉलेटाइल है, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हो सकता है कि साम्राज्यवादी ताकतें बिना किसी बड़े फायदे के वापस चली जाए, ऐसी फंस जाए, और ये भी हो सकता है कि पूरी तरह से ईरान पर कब्जा हो जाए साम्राज्यवादी ताकतों का, और उनका एक जो रेजिस्टेंस है वो इस इलाके से पूरी तरह खत्म हो जाए। और अभी क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी आप ये भी देख रहे हैं कोई चाइना वर्गा देश भी इन्वॉल्व हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट में? हाँ, हो सकता है। अगर चाइना को लगा कि अमेरिका यहां तक आ जाएगा और बिल्कुल चाइना की बगल में उसकी फौजें रहेंगी, तो चाइना उसको रोकने के लिए कुछ कार्रवाई कर सकता है। आप इस समय पंजाब में आए हुए हैं, पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को क्या संदेश देना चाहोगे इस कॉन्टेक्स्ट में ईरान के मसले के बारे में? देखिए उन्हें क्या करना चाहिए? पंजाब जो है वो बहुत उम्मीद की जगह है। पंजाब ने अभी तक आरएसएस को अपने यहाँ घुसने नहीं दिया है, पंजाब कभी आरएसएस के मुट्ठी में नहीं गया है। इसीलिए पंजाब को बर्बाद करने के लिए आरएसएस और आजकल तो जो अमित शाह और उनका पूरा गैंग है
वो जिस तरीके से देश में नशे को फैला रहे हैं, पंजाब उसका शिकार बनाया गया है कि पंजाब के नौजवानों को नशे में डुबाकर पंजाब पर भी कब्जा किया जाए। तो उसके खिलाफ पंजाब लड़ रहा है और आज तक वो फांसीवादियों के चंगुल में नहीं आया है। तो पंजाब के लोगों से तो इंस्पिरेशन हमको मिलती है। और पंजाब की जो लोकपक्षी ताकतें हैं, यहाँ का जो कल्चरल एक मूवमेंट है, किसान मूवमेंट है, स्टूडेंट मूवमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है। वो डेमोक्रेटिक स्पेसेस को बचाए हुए है और उससे भारत के लोगों को सीखने की ज़रूरत है। तो पंजाब को अपना ये स्ट्रगल और स्ट्रांग करने की ज़रूरत है और हम उसमें हमेशा यहाँ शामिल होते हैं। और हमें बड़ा इस बात का फ़ख्र भी है कि पंजाब के लोग हमें उतना महत्व भी देते हैं, बुलाते हैं। और हम पंजाब के इस स्ट्रगल में जो फांसीवाद के खिलाफ वो लड़ रहा है, एक लीडिंग रोल ले रहा है, उसके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।